हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, राइट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस टॉपिक। और सबसे पहले इस टर्म का मतलब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होगा, आप सबको समझ में आ रहा होगा। एटॉमिक रेडियस मतलब अगर बहुत ही सिंपल टर्म में बोले तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज रेडियस ऑफ एटम, राइट। किसी भी एटम के रेडियस को अपन क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। और यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा इसके बाहर। क्लियर है। मीन्स एटम में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिटल रहेंगे और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो न्यूक्लियस है सेंटर से लेके तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसे अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। मीन्स ये हो गया वन एटम का रेडियस। क्लियर है। तो एटम का रेडियस मेजर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप एक एटम लें और एटम के सेंटर को मार्क करें और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मार्क करें, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें, ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। लेकिन इस डेफिनेशन में दो प्रॉब्लम आएंगे आपके पास। वो दो प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होगा, आप सबको पता होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि एटम अनस्टेबल होता है। एटम अनस्टेबल होने का मतलब है एटम इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत रेयर होता है। मीन्स रेयरली, जैसे कि नोबल गैस है तो नोबल गैस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आपको यहाँ पे सिंगल एटम खोजते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। पहला प्रॉब्लम कि आपको सिंगल एटम ही नहीं मिलेगा, तो फिर इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हो, राइट। सेकंड प्रॉब्लम ये आएगा, हमने पढ़ा है ऑर्बिटल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इनर्ट गैस मिल गया, नोबल गैस है, लेट्स से हीलियम है, नोबल गैस है हीलियम, नोबल गैस का वन एटम मिल गया आपके पास। अब वन एटम ऑफ हीलियम लोगे, इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। चलिए सेंटर तो मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियस जहाँ पे होगा न्यूक्लियस के सेंटर को आप मार्क कर लोगे, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक होगा ये आप बता सकते हो क्या। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल में जस्ट 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। मीन्स ये ऑर्बिटल स्पेस में लिखा है तो कहाँ तक एक्सपैंडेड है, एग्जैक्टली 100% तो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट आप फिर से सुनो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ तक प्रेजेंट है। हमने ग्राफ देखा था साइज स्क्वायर का या 4πr² साइज स्क्वायर आर का, आपने देखा होगा कि 4πr² साइज स्क्वायर आर का ये ग्राफ ये इंफिनिटी पे जाके 0 होता था, राइट। तो ऑर्बिटल कहाँ तक एक्सपैंडेड है, इसमें जस्ट आपको 90 to 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है। क्लियर है। लेकिन एग्जैक्ट 100% इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितने रीजन में होगा आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो। मीन्स मैं सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक प्रेजेंट है, ये आप 100% सर्टेनिटी से नहीं बता सकते हो। क्लियर है क्या। मीन्स हीलियम है, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन चांसेस है कि वो इधर भी मिल सकते हैं। आप फाइनल बाउंड्री मार्क कर ही नहीं सकते हो। तो अगर फाइनल बाउंड्री मार्क नहीं कर सकते हो, फिर इस एटम का रेडियस फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा।
तो देखो एटॉमिक रेडियस फाइंड करने में दो डिफिकल्टी कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट डिफिकल्टी कि एटम फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। सेकेंड डिफिकल्टी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ तक एक्सपेंडेड है ये अपने को नहीं पता। क्लियर है। आप 90 to 95% प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, लेकिन 100% प्रोबेबिलिटी आप फाइंड नहीं कर सकते हो। मीन्स आप ये नहीं बोल सकते हो कि इतने डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन 100% होगा। 100% के लिए आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसीलिए अपन अब एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपन 2-3 मेथड्स यूज करते हैं। तो अपन एटॉमिक रेडियस फाइंड कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, अब ये हमें सीखना है। तो देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे, हमें क्या पता है, हमें बाउंड्री नहीं पता है, राइट। आपको पता है कि एटम मैक्सिमम केसेस में मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो आपको हाइड्रोजन एटम फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 मॉलिक्यूल आप कहीं भी खोजोगे मिल जाएगा। अगर आप लैब में देखना चाहो तो H2 मॉलिक्यूल इजीली मिलेगा आपके पास। अपन क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम रहेगा, बगल में दूसरा हाइड्रोजन एटम रहेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अपन क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल लेंगे, और दोनों का साइज सेम होगा। अपन क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस मींस जैसे सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, राइट। इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मींस मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल लूंगा, मॉलिक्यूल में दोनों एटम का सेंटर फाइंड करूंगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। लेट्स से ये डिस्टेंस d है, राइट। तो मैं रफली बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी d/2। मींस किसी मॉलिक्यूल में अगर मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों एटम के बीच का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, दोनों एटम के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है ये फाइंड कर लो, इसको आप हाफ कर दो तो रफली आपको रेडियस ऑफ एटम मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि रफली आपको रेडियस ऑफ एटम मिलेगा। क्लियर है क्या। आप चाहे तो एक इसमें लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस फाइंड कैसे करते हैं। लिखिए कि इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज वन हाफ of the internuclear distance it is one half of the internuclear distance it is one half of the ये मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, इसका ये वन हाफ है, राइट। इट इज वन हाफ of the internuclear distance between two atom present in a molecule. Between two atom present in a molecule. अपन क्या कहते हैं, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम है, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करेंगे, यहाँ से हमें रफली क्या मिलेगा, एटॉमिक रेडियस मिलेगा, राइट। तो ये एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ये हमें लर्न करना है। तो इसमें पहला मेथड है first is covalent radius.
तो ये क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, जैसे आपको भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पता होगा, बॉन्ड, ठीक, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आप इस टर्म पे बन जाए। कोवैलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल के लिए यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट, मतलब मेटल नॉन मेटल में जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जनरली, फिर से बोलो, जनरली हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, नॉन मेटल के लिए यूज़ करते हैं। अब जस्ट एक लाइन लिख दें कि कोवैलेंट रेडियस में जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल, अब यहाँ पे देखिए नॉन मेटल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिखा, तो ये मैंने बेसिकली कोवैलेंट रेडियस का ही एग्जांपल दिया था। नॉन मेटल क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक नॉन मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, उनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। जस्ट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि नॉन मेटल जनरली दूसरे नॉन मेटल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, बस मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड का, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है हमें केमिकल बॉन्डिंग में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कुछ नहीं, लेट्स से एक नॉन मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके ये एक दूसरे के ऐसे, लेट्स से ये ओवरलैपिंग हुआ, ये एक एटम था दूसरा एटम था, ये ओवरलैप करके जस्ट बॉन्ड फॉर्म किया, ओवरलैपिंग किया, इसी को अपन बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म करना। ओवरलैपिंग हुआ, इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्म करना। कि ओवरलैपिंग करके जैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक। फिर से मैं यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स का नेम ले रहा हूँ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर कुछ लोगों ने 9th 10th में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक ना। जस्ट मुझे अभी डेफिनेशन बताना है, इसलिए मैं जस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक। होता क्या है कि दो नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, बॉन्ड वैसे सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, अब क्या करें, इस दोनों के न्यूक्लियस को मार्क करें, न्यूक्लियस मार्क करने के बाद ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस अगर d है तो एटॉमिक रेडियस विल बी, चलिए मैं इसको कोवैलेंट रेडियस लिख देता हूँ, कोवैलेंट रेडियस विल बी d/2। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये कोवैलेंट रेडियस का ही एग्जांपल था। तो चलिए कोवैलेंट रेडियस में आप एक लाइन लिख लें, जस्ट इट इज 1/2 of the distance between two same atom. It is 1/2 of the distance between nucleus of two same atom. It is 1/2 of the distance between nucleus of two same atom, दोनों सेम एटम होने चाहिए। It is 1/2 of the distance between nucleus of two same atom bonded with single covalent bond, bonded with single covalent bond, bonded with single covalent bond। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। कोवैलेंट रेडियस के बाद एक और टर्म आता है, इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूजुअली मेटालिक, इस रेडियस का यूज करेंगे यूजुअली मेटल के लिए, ठीक। तो मेटालिक रेडियस में आप एक लाइन लिख लें कि जनरली यूज्ड फॉर मेटल्स, जनरली यूज्ड फॉर मेटल्स। अब यहाँ पे समझते हैं मेटालिक रेडियस मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी मेटल हैं, ये जो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होते हैं,
मेटल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है या फिर आयरन है, कॉपर है, जितने भी मेटल होते हैं, ये मेटल के एटम, जैसे वन मेटल एटम है, ये दूसरे मेटल एटम को ऐसे टच करते रहता है। अब जस्ट ऐसे मानो कि ये स्फेरिकल बॉल है, बगल में स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है, बगल में स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है, फिर ये स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है, ठीक। ये स्फेरिकल बॉल एक दूसरे को लिप से टच कर रहा है। तो मेटल में भी इनको अपन क्रिस्टल बोलते हैं, मेटल क्रिस्टल क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टल। तो मेटालिक क्रिस्टल में अब क्या करें, जस्ट एक एटम है, इसके सेंटर को मार्क करें, दूसरा एटम है, इसके सेंटर को मार्क करें, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें, लेट्स से डिस्टेंस d है, तो रेडियस ऑफ मेटल विल बी r, मेटालिक विल बी d/2। कोवैलेंट रेडिएशन में क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, मेटालिक रेडिएशन it is one half of the distance between, it is one half of the distance between nucleus of two atom, it is one half of the distance between nucleus of two atom present in metallic crystal, present in मेटालिक क्रिस्टल। आप देख सकते हैं, अगर लेट्स से स्फीयर का रेडियस सेम होता, तो लेट्स से ये स्फीयर का रेडियस और इस स्फीयर का रेडियस सेम है, आपको दिख रहा होगा इस d का वैल्यू इस d से ज़्यादा होगा, इन दोनों में इस d का वैल्यू ज़्यादा होगा, इट मीन्स मेटालिक रेडियस विल बी ग्रेटर दैन कोवैलेंट रेडियस। ये पॉइंट समझना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि R मेटालिक will be greater than R covalent। एक और डेफिनेशन है, थर्ड, वैन डर वाल रेडियस। हेडिंग इज वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस में लिखिए कि जनरली इट इज यूज्ड फॉर इनर्ट गैस, जनरली इट इज यूज्ड फॉर इनर्ट गैस के लिए अपन जनरली वैन डर वाल रेडियस से फाइंड कर सकते हैं, और आप नॉन मेटल के लिए भी यूज कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ कर सकते हो, लेकिन ये जनरली यूज करते हैं इनर्ट गैस के लिए, ठीक। यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल लिखा है आपको, लेट्स से ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूँ और इसको हाफ कर दूँ तो आपको मिलेगा कोवैलेंट रेडियस। लेकिन अब यार मान लो होता क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, तो अगर आप कहीं पे भी सैंपल लोगे, लेट्स से इसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट मिलियंस बिलियंस में मॉलिक्यूल होंगे, तो जब भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं तो उनके सराउंडिंग में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। आपको करना क्या है, एक मॉलिक्यूल लिया, इसके जस्ट नेबर में एक और मॉलिक्यूल है जो सबसे क्लोज मॉलिक्यूल है, लेट्स से इसका नियरेस्ट नेबर ये है, ऐसे बहुत इसके थाउजेंड्स, इसके नेबर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे राइट, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नियरेस्ट मॉलिक्यूल ये है राइट। अब क्या करना है आपको
इन मॉलिक्यूल को आप सॉलिड स्टेट में लाओ, मतलब कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो वाटर वेपर है, तो वेपर में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है H2O ये H2O, वेपर में इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये रैंडमली मूव करेंगे। लिक्विड में क्या होता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, ये मूव करेंगे, लेकिन आप देखे होंगे आपने कि लिक्विड फेज में वेपर फेज से लेस मूवमेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे, जैसे ये आइस बन गया, तो ये आइस में डिस्टेंस और कम हो जाएगा और इनमें मोशन रिलेटिवली बहुत ही कम होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस फेज में यही डिफरेंस होता है। सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होता है, लिक्विड फेज में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वेपर फेज में डिस्टेंस और ज़्यादा होगा। क्लियर है? आप क्या कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल को सॉलिड फेज में लाना है। सॉलिड फेज में ला इसलिए रहा है बिकॉज वेपर फेज में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लिक्विड में और कम था, सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। आप इनको सॉलिड फेज में लाए, सॉलिड फेज में लाने का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो चुका है। अब क्या करें, इस मॉलिक्यूल का एक एटम लें और इसके नियरेस्ट मॉलिक्यूल का एक एटम लें, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें डी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का एक एटम, सेकेंड मॉलिक्यूल का एक एटम, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। इस d/2 को अपन बोलते हैं r वैन वॉल, ये हो जाएगा d/2। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं स्फीयर का रेडियस अगर सब में सेम रखूं तो फिर वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, इस d का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवैलेंट रेडियस। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r van der Waal is more than r metallic and this will be more than r covalent। क्लियर है क्या? जब ये नोट कर लें और ये डेफिनेशन लिखें, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं वैन डर वाल रेडियस का। लिखिए कि इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, it is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atom of nearest neighboring molecule, two adjacent atom of nearest neighboring molecule। डेफिनेशन क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये भी रिलेशन समझ में आ रहा होगा, वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवैलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस मेनली यूज़ करते हैं इनर्ट गैस के लिए, मेटालिक रेडियस जनरली यूज़ करते हैं मेटल के लिए, कोवैलेंट रेडियस जनरली यूज़ करेंगे अपन नॉन मेटल के लिए। क्लियर है? ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस का बेसिक। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लेफ्ट टू राइट आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, फिर एटॉमिक रेडियस में क्या क्या चेंजेस होंगे। हेडिंग लिख दिया,
पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा। चलिए फर्स्ट आप सबको पता है अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं सबको पता होगा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर है। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट आऊं, अगर आप लेफ्ट टू राइट आओगे पीरियोडिक टेबल में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट आने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है। लेफ्ट टू राइट आओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब देखिए जेड इफेक्टिव से क्या होगा। जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यहाँ का एटम है, यहाँ का एटम है, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब ये वाला जो एटम है ये न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा फील करेगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब है इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, राइट। इसे बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट आओगे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। आई होप ये पीरियोडिसिटी दोनों आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। सेकेंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फर्स्ट में देखिए आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, उसके नीचे रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ये ऑर्डर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन अफसोस यहाँ पे इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो नियॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके लिए रीज़न है नियॉन बेसिकली इनर्ट गैस है। और आपको पता है इनर्ट गैस के लिए अपन कौन सा रेडियस यूज़ करते हैं, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस या फिर कोवैलेंट रेडियस। तो इनर्ट गैस का रेडियस मेजर करने के लिए हम लोग वैन डर वाल रेडियस यूज़ करते हैं। तो नियॉन के लिए हम लोग वैन डर वाल रेडियस यूज़ करेंगे। बाकी सबके लिए सारे नॉन मेटल है कुछ, इनके लिए हम लोग यूजुअली कोवैलेंट रेडियस यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोवैलेंट रेडियस यूज़ करेंगे और इसके लिए वैन डर वाल रेडियस यूज़ करेंगे तो वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा होता है कोवैलेंट रेडियस से। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखें नियॉन का साइज सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस का साइज या एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। आप चाहें तो ये पॉइंट लिख सकते हैं नोट में, नोट में चाहो तो लिख लो कि एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम इन अ पीरियड।
एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम इन अ पीरियड। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर आप डी ब्लॉक में बात कर ले अपन, तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम आएगा, बगल में टाइटेनियम आएगा, फिर वैनेडियम है, फिर क्रोमियम है, शक्ति व कर्मन, फेकोनीम, फ्यूजन, ये थ्री सीरीज। यहाँ पे अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो स्कैंडियम से टाइटेनियम में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आयरन कोबाल्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोबाल्ट निकेल भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। निकेल कॉपर में कॉपर थोड़ा ज़्यादा, कॉपर देखिए जिंक ज़्यादा होता है। तो डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस कैसा ट्रेंड होता है, राइट? मतलब अगर मैं ग्राफ देखूं तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से आयरन तक ऑलमोस्ट ये डिक्रीज होता है, फिर आयरन से निकेल ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, निकेल से फिर जिंक ऐसे इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पहले डिक्रीज होगा आयरन तक, फिर आयरन से निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल ऑलमोस्ट, फिर से बोल रहा हूँ आपको, डिफरेंट बुक्स में डेटा डिफरेंट मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। निकेल से फिर कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉपर से जिंक का एटॉमिक रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है। समझने का ट्राई करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इस स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d1, टाइटेनियम का 4s2 3d2, वैनेडियम होता है 4s2 3d3, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, मैंगनीज होगा 4s2 3d5, आयरन होगा 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज इन सबका अगर आप जेड इफेक्टिव की बात करोगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है जस्ट 0.15 से। स्टेटमेंट याद रखिए आप। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? साइज विल डिक्रीज। क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होगा। तो होना ये चाहिए था, साइज डिक्रीज होना चाहिए था। क्लियर है? तो ये यहाँ से लेके स्कैंडियम से आयरन तक साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे साइज कांस्टेंट फिर इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये समझने का ट्राई करते हैं। अगर देखोगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। एक और फैक्टर आएगा, 3d1 है, 3d2 है, 3d3, 3d5, 3d5, यहाँ पे 3d6 आ गया। 3d6 मतलब आप देखोगे कि 3d6 मीन्स d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6, राइट। 3d6 में 1 इलेक्ट्रॉन 1 d ऑर्बिटल पेयर्ड है, 3d7 में 2 ऑर्बिटल पेयर्ड है, 3d8 में 3 d ऑर्बिटल पेयर्ड है, d10 में सारे d ऑर्बिटल पेयर्ड है, 4s2 3d10 में d ऑर्बिटल भी पेयर्ड है, 4s में 2 ऑर्बिटल, 4s2 मींस 4s का भी ऑर्बिटल पेयर्ड है। क्लियर है? मींस वो क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है जेड इफेक्टिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैलिड है, राइट। लेकिन आयरन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पेयरिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, मींस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल
टेक्स प्लेस। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर डी ऑर्बिटल में पेयरिंग होगा, आपको पता है अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज, मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे या दूर जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है तो फिर ये दूर जाना चाहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होगा तो फिर एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो यहाँ एक फैक्टर था जेड इफेक्टिव वाला, जेड इफेक्टिव फैक्टर के कारण साइज डिक्रीज हो रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था स्टार्टिंग में, तो यार आयरन कोबाल्ट निकेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव के कारण साइज डिक्रीज होना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण साइज इंक्रीज होना चाहिए था। आयरन कोबाल्ट निकेल में दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन कॉपर एंड जिंक में D10 हो गया, D10 होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करने के कारण एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। फिर कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो ये आप 3D सीरीज में याद रखें, पैटर्न नोट कर लें आप। ये ग्राफ भी आपका ध्यान रखना है, ऐसे डिक्रीज होगा कांस्टेंट फिर इंक्रीज होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप एफ ब्लॉक में आएंगे, एफ ब्लॉक मतलब कहाँ से स्टार्ट, लैंथनम के बाद से, राइट। मतलब अगर स्कैंडियम है पहले, येट्रियम, लैंथनम है, स्कैंडियम के बगल में टाइटेनियम, चलिए मैंने नीचे वाले लिखा हूँ, येट्रियम, फिर लैंथनम है, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हैफनियम है। थोड़ा एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये 22 है और ये 18 ऐड कर दो 39, 40, ये होता है 57 और ये होता है 72। क्लियर है। फिर आप देखेंगे स्कैंडियम से येट्रियम जाओगे, येट्रियम से लैंथनम आओगे, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, साइज इंक्रीज होना चाहिए। मीन्स अगर स्कैंडियम का साइज इतू सा है तो येट्रियम थोड़ा बड़ा होगा, येट्रियम से लैंथनम और बड़ा होगा। मीन्स स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथनम में लैंथनम सबसे ज़्यादा होगा। मैं इससे अगर साइज की बात करूँ तो लैंथनम सबसे ज़्यादा, फिर येट्रियम, फिर स्कैंडियम, ये ऑर्डर होगा। क्लियर है। इस सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज और इसको बोलते हैं 5D सीरीज। राइट। लेकिन अगर आप स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम पे आएंगे तो टाइटेनियम का साइज आपको पता है लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम में टाइटेनियम का साइज स्मॉल होता है,
साइज डिक्रीज होगा तो टाइटेनियम का साइज थोड़ा सा कम होगा। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम में टॉप टू बॉटम आ रहे हो, जिरकोनियम का साइज ज़्यादा होगा टाइटेनियम एंड जिरकोनियम में। यट्रियम एंड जिरकोनियम में, यट्रियम एंड जिरकोनियम में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, साइज डिक्रीज होगा, तो फिर जिरकोनियम का साइज यट्रियम से थोड़ा सा कम, टाइटेनियम से ज़्यादा। मीन्स ये चलो मान लो मैं तो ऐसे बॉक्स बना, क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जिरकोनियम के बाद हैफनियम पे आओगे, साइज इंक्रीज होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन देखो लैंथेनम के बाद आप हैफनियम पे डायरेक्ट नहीं आ रहे। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, इसके बाद से क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये 58 से लेके 71 तक। याद है आपको? तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंथेनम के बाद आप हैफनियम पे नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या था, यट्रियम के जस्ट बाद आप जिरकोनियम पे जा रहे थे, साइज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लैंथेनम के बाद आप 58 पे आओगे, फिर 59 पे, 60 पे, ऐसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्या होता है, अगर आप एफ ब्लॉक में आ गए तो एफ ब्लॉक में होता क्या है कि इसको वैसे लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज। एफ ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट में आप क्या हो रहा है, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपका ना स्टार्टिंग में एफ में 1 हो सकता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर आप एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। जैसे ही एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा, आपको पता है एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट सबसे कम होता है। एस पी डी एफ में शील्डिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो अगर आप एफ में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो शील्डिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एफ ऑर्बिटल का ओवर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ओवर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, एफ ऑर्बिटल का। अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा या कम होगा, ये पॉइंट सोचना। जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा बहुत कम है, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, तो अगर सिग्मा बहुत कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया, देसी में समझो। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज देखो कितना फील कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एफ ऑर्बिटल अगर बहुत ज़्यादा शील्ड करे, अगर एफ ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा या कोई भी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा शील्ड करेगा, तो अगर ये शील्ड ज़्यादा करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम फील होगा। ये पॉइंट समझा। अगर शील्डिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन बहुत कम फील होगा, ये मतलब है शील्डिंग का। लेकिन अगर इसका शील्डिंग का वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये बहुत ही पुअर शील्ड कर रहा है। पुअर शील्ड करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अब इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेगा, यही मतलब वो पुअर शील्ड कर देगा। तो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग वैल्यू या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, स्क्रीन नहीं करते हैं प्रॉपरली, इसीलिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव
अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप जैसे लैंथेनाइड में बात करो, लैंथेनाइड सीरीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे। एफ ऑर्बिटल का ओवर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस लैंथेनाइड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लैंथेनाइड के साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस देखिए लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज होगा। तो अगर 58 से देखिए 57 से कम साइज 58 का, 58 से कम 59, ऐसे कम होते 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 71 तक साइज, मतलब 58 का साइज थोड़ा सा, 71 का साइज बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है, 71 से कम साइज 72 का होगा, तो 72 का भी साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मींस गिट्रियम से जिरकोनियम में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गिट्रियम से जिरकोनियम में साइज में डिक्रीज बहुत कम होगा, लेकिन लैंथेनियम से हैफनियम में जाओगे साइज में डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज लैंथेनियम पहले, लैंथेनियम के जस्ट बाद हैफनियम नहीं है, पहले लैंथेनाइड आएंगे, लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज होते होते जैसे ही हैफनियम पे पहुँचोगे साइज बहुत कम डिक्रीज हो चुका होगा। मीन्स इतना कम डिक्रीज हो जाता है कि जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैं इरेज कर दूँ, देखो लैंथेन स्कैंडियम, गिट्रियम और लैंथेनियम में तो लैंथेनियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर स्कैंडियम। लेकिन अब क्या होगा, 3D सीरीज से ज़्यादा साइज 4D सीरीज का होगा, 3D 4D में 4D का साइज ज़्यादा, 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। 3D सीरीज मींस 3D के जितने भी एलिमेंट हैं, 4D के जितने एलिमेंट हैं, 5D के जितने एलिमेंट हैं, 3D से ज़्यादा 4D का, 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्यों, तो ड्यू टू बोलते हैं इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, आप क्लियरली देखिएगा। नोट कर लीजिए, फिर ये पॉइंट लिखिए आप, पहले आप ये नोट करो इतना, फिर मैं ये पॉइंट नोट करवा लूँ आपको। देखिए इसमें कि इन एफ ब्लॉक on moving from left to right, in F block on moving from left to right, Z effective increases. On moving from left to right, Z effective increases due to poor shielding effect of F orbital, due to poor shielding effect of F orbital. क्या लिखा आपने कि इन F block element on moving from left to right,
Z effective increases due to poor shielding effect of f orbital and atomic size decreases. This is termed as lanthanide contraction. हो गया? अब लिखने की 3D 40 40 and 5 इक्वल। और एक चीज और, 5D एंड 60 सीरीज भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। रीजन आप सोच सकते हो, यहाँ पे लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पे क्या हुआ, यानी इसके नीचे क्या होता है, एक्टिनियम होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 5D सीरीज का साइज सेम क्यों होता है, ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिफ्थ पॉइंट पर आता है एक और, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। इसमें अगर आप साइज देखोगे तो ये साइज का ऑर्डर है, बोरॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गैलियम इंडियम में इंडियम का, इंडियम थैलियम में थैलियम का। तो यहाँ भी ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, ये देखते हैं। देखिए ये भी आप समझ सकते हैं, बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है। एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5, 13 और ये 31 है। बोरॉन के जस्ट लेफ्ट में आपको मिलेगा बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, फिर कैल्शियम 20 है, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक, ये 12 है, ये 4 है। टॉप टू बॉटम की बात करें तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। बेरिलियम का साइज अगर देखा जाए तो बेरिलियम का साइज अगर इतना सा होगा तो मैग्नीशियम इतना सा होगा, कैल्शियम और बड़ा होगा। बेरिलियम एंड बोरॉन में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज डिक्रीज होना चाहिए, बोरॉन का साइज और स्मॉल होगा, इतना सा। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का साइज कम होगा, तो एल्यूमिनियम और स्मॉल होगा, बोरॉन से ज़्यादा होगा। अब एल्यूमिनियम से गैलियम के टाइम पे साइज इंक्रीज होना चाहिए था, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम से अब डायरेक्ट गैलियम पे नहीं जा रहा है, कैल्शियम के बाद आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, डी ब्लॉक में चले गए। डी ब्लॉक में भी लेफ्ट टू राइट आपको पता है साइज डिक्रीज होता है, यहाँ देखोगे साइज इसका ज़्यादा होगा। मीन्स डी ब्लॉक में भी लेफ्ट टू राइट में ओवरऑल साइज डिक्रीज होते जाते हैं, राइट? साइज डिक्रीज होते होते गैलियम पे पहुंचे तो ये साइज इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो ये एल्यूमिनियम से भी थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का साइज है, इसको बोलते हैं अपन ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये ट्रेंड। फिफ्थ पर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, 6th पॉइंट पे आपको बताना है सोडियम, एंड सोडियम प्लस में किसका साइज ज़्यादा होगा, 7, क्लोरीन Cl माइनस में 8, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस 9, लेट्स से OP2 माइनस, OP माइनस। ये ऑर्डर बता रहा है इनमें किसका साइज ज़्यादा होगा, 6 में सोडियम का साइज ज़्यादा होगा या फिर सोडियम प्लस का। कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ Z, इसका 11 होगा, इसका भी 11 होगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो Z तो दोनों का सेम है, लेकिन जो सिग्मा होता है, सिग्मा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सिग्मा इंक्रीजेस।
इट मीन्स सिग्मा किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का सिग्मा ज़्यादा होगा सोडियम प्लस से। क्लियर है? सोडियम का सिग्मा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका सिग्मा ज़्यादा होगा क्योंकि जेड सेम है, राइट। अब जेड इफेक्टिव देखोगे, जेड इफेक्टिव विद जेड माइनस सिग्मा, जेड सेम है इसका सिग्मा ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव सोडियम प्लस का ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज, मीन्स साइज सोडियम का ज़्यादा होगा सोडियम प्लस। मीन्स हमने ये सीखा सेम एटम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंक्लूड कर दो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज सेम एटम के लिए फॉर सेम एटम। सेवन आप ट्राई कर सकते हो, Cl माइनस। अगर मैं जेड देखूं 17 इलेक्ट्रॉन का नंबर 17 18, सिग्मा किसका ज़्यादा, Cl माइनस का, तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा, जेड इफेक्टिव Cl का ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा है मतलब साइज क्या होगा, कम होगा, मीन्स साइज Cl माइनस का ज़्यादा होगा। मीन्स सेम एटम के लिए और सेम एटम नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। क्लियर है? 8 बता सकते हो सेम लॉजिक से, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है सेम एटम है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज होगा। 9 बता सकते हो सेम एटम है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है साइज इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? n था दें N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, इसमें आपको ट्राई करना है। सोचिए ऑर्डर क्या होगा। देखिए आप कैसे सोचेंगे, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ, इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7 8 9 11 12 13। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसमें 7 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10, यही है। इनमें देखेंगे आप सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जिनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मीन्स स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा सबका सेम होगा। अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूँ, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा और सिग्मा सब में सेम है। जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, मीन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज, इसलिए साइज यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम ये रूल बना सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज साइज इंक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज साइज। क्लियर है? 10th में चलिए 11th नंबर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, इनमें आपको कंपेयर करना है। साइज ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, फिर 12 कार्बन
नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। इसमें ऑर्डर क्या होगा? M13 Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cesium प्लस, 14 F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये ट्राई करना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। ये कैसे सोचेंगे? नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में बगल में ऑक्सीजन होता है, फिर फॉस्फोरस होता है, फिर सल्फर होता है। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का साइज ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस सल्फर में फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा होगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, टॉप टू बॉटम आओगे साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। फिर से टॉप टू बॉटम आओगे साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। टॉप टू बॉटम आओगे साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेफ्ट टू राइट में साइज कम डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम में कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा, लेफ्ट टू राइट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो मैंने ऐसे लगाया बहुत ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन सल्फर में भी सल्फर का साइज बहुत ज़्यादा होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा से आपको दिख रहा होगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम में साइज में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसको याद रख सकते हैं, थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, 3 3 2। जब भी सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट कंबाइन दे दें तो थर्ड वाले को पहले रखो, सेकेंड को बाद में। अब सेम लॉजिक आप ये कर सकते हो, सेकेंड है, थर्ड है, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। क्लियर है? इसमें देखिए लिथियम प्लस में देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में साइज इंक्रीज होता है। फिर अगर पॉजिटिव भी रहे तो भी साइज इंक्रीज होगा। क्लियर है? यहाँ पे FCl BrI में साइज इंक्रीज होगा तो इनके नेगेटिव में भी साइज इंक्रीज होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक जो 15 आपको याद रखना पड़ेगा, अगर H का साइज बहुत कम होता है, फिर से बोल रहा हूँ क्लियरली, हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन H माइनस का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है। H माइनस का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है, ये पॉइंट याद रखें आप। क्यों? बिकॉज H में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही H माइनस का आओगे 1 प्रोटॉन लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल हो गया, तो सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। H माइनस में इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल हुआ तो सिग्मा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सिग्मा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा तो साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। मीन्स इमेजिन नहीं कर सकते हो इसका साइज कितना इंक्रीज होता है। H माइनस का साइज देखो, अगर मैं इनके साथ कंपेयर करूँ, I माइनस का साइज सबसे ज़्यादा होता है, फिर H माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, लास्ट में F माइनस आता है। ये ऑर्डर होता है, I माइनस, H माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। H माइनस का साइज यहाँ पे आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? फिफ्टींथ के बाद एक और पॉइंट है 16th, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
इनमें साइज का ऑर्डर बताना है। अब पहले ये ऑर्डर सोचो क्या होगा। अच्छा, एक यहाँ पे फ्रांसियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अब इनको साइज में हटा सकते हो। ये फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स नेचर में फ्री फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे और थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करते हैं। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम में साइज इंक्रीज होगा, यहाँ भी साइज इंक्रीज होगा। लिथियम बेरिलियम में लिथियम का साइज ज़्यादा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। फिर सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम का साइज ज़्यादा, पोटेशियम का साइज ज़्यादा, रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम में रुबिडियम का साइज ज़्यादा, सीजियम बेरियम में सीजियम का साइज ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अब सब पे ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो इसमें लिथियम, इसमें बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम में भी लिथियम का साइज ज़्यादा है, मतलब बेरिलियम सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन ओवरऑल आप याद रख सकते हो, ऐसे मेंस टाइप प्रॉब्लम में दे सकते हैं, एडवांस में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे रट्टा वाले प्रॉब्लम नहीं देते हैं, लेकिन मेंस टाइप प्रॉब्लम के लिए आप याद रख सकते हैं सबसे स्मॉल साइज बेरिलियम होता है, फिर नंबर आता है लिथियम का, फिर नंबर आता है मैग्नीशियम का, फिर नंबर आता है सोडियम का, फिर नंबर आता है कैल्शियम का, इसके बाद स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये ऑर्डर होता है। और सबसे लार्जेस्ट इसमें सीजियम है, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरियम। तो याद रखने के लिए आप ऐसे ड्रॉ करें, जस्ट ये बात याद रखना ऐसे, ठीक है। 16 के बाद 17, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये लर्न करना पड़ेगा आपको। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं लिथियम एंड सोडियम के बीच का डिफरेंस, साइज डिफरेंस x मानूं, पोटेशियम रुबिडियम के बीच का साइज डिफरेंस y मानूं, सीजियम फ्रांसियम के बीच में साइज डिफरेंस z मानूं, मीन्स ये क्या है, साइज डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, तो अगर ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार मार्क करने का मतलब ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करने का मतलब है कुछ चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा कि साइज डिफरेंस जो होता है ये डिक्रीज होता है, मीन्स एक्स ज़्यादा होता है, फिर वाई, फिर जेड होता है, ठीक। मतलब मैं आपको ये यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है आप यहीं पे रट लो। फिर से ये 17 पॉइंट रटना है। और ध्यान रखो कि लिथियम सोडियम के बीच में साइज डिफरेंस x है, पोटेशियम रुबिडियम के बीच में साइज डिफरेंस y है, सीजियम फ्रांसियम के बीच में साइज डिफरेंस z है। तो ये साइज डिफरेंस डिक्रीज होते आता है। और ये भी पॉइंट याद रखें कि मैक्सिमम साइज डिफरेंस, maximum size difference is in between sodium and potassium। मैंने सोडियम पोटेशियम के बीच में यहाँ पे मेजर नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम के बीच में लिया है। लेकिन अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ओवरऑल की बात करोगे तो सबसे ज्यादा साइज डिफरेंस सोडियम पोटेशियम में आता है, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे।